Hello, welcome to Perfection IAS. Today we are going to discuss one more question of our BPSC 50-day planner series. आज का भी जो हमारा क्वेश्चन है वो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है. So let us read what the question says. The question is saying that India has indulged in concurrently with the world in the field of space research. Getting the point? With the quest that what are the advantages and disadvantages in the near future in doing so? ठीक है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट फ्रेम इन डिटेल योर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कस. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि इंडिया जो है वो स्पेस रिसर्च में वर्ल्ड के साथ नेक टू नेक चल रहा है. ठीक है, वेरी गुड. अब हमें क्या करना है इस आंसर में, दैट वी नीड टू डिस्कस द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेस रिसर्च प्रोलिफरेशन. प्रोलिफरेशन के बारे में मैंने बताया आपको, एक्सपेंशन. ठीक है, गोइंग इनटू ईच एंड एवरी डोमेन. तो स्पेस रिसर्च में हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो हम R&D में स्पेंड कर रहे हैं, उसका क्या एडवांटेजेस है और उसका क्या डिसएडवांटेज. ठीक है, दैट्स इट. अब उसके बाद इंट्रोडक्शन इन द इंट्रो पार्ट. आइदर यू कैन ट्रेस द हिस्टोरिसिटी कि कैसे इंडिया वाज वंस डिनाइड द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी एंड टुडे इंडिया हैज बिकम अ मेजर पावर व्हिच एक्सपोर्ट्स स्पेस टेक्नोलॉजी. ठीक है, और यू कैन यूज सम करंट कॉन्टेक्स्ट जहां इंडिया ने कोई स्पेसिफिक मिशन लॉन्च किया, अगर आपको कुछ ऐसा याद है तो, या फिर अगेन ट्राई टू बिल्ड द टेम्पो फॉर द क्वेश्चन. हियर यू कैन यूज अ हिस्टोरिकल अप्रोच. ठीक है, जैसे इंडिया वाज वंस डिनाइड द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी. इंडिया को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डिनाई किया गया था. अब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में डिटेलिंग व्हेन वी विल डील विद द स्पेस एक्सप्लोरेशन एज सच. ठीक है, देखो बेसिकली होता क्या है ना कि इंडिया के पास, चलो थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिटेल देता हूं इंडिया के पास क्या क्या रॉकेट्स है और उसके बारे में. ठीक है, तो होता क्या है ना कि हमारे पास में लॉन्च व्हीकल्स होते हैं. ठीक है, और इन लॉन्च व्हीकल्स में हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं. गेटिंग द पॉइंट. इंडिया के पास बेसिकली दो लॉन्च व्हीकल्स हैं, एक है PSLV और एक है GSLV. ठीक है, ये जो PSLV है ना, हम इसके डिटेल फीचर के बारे में नहीं जानेंगे. बस ये देखो, अब ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट में हमारे पास में 4 चेंबर होते हैं और इस 4 चेंबर में ऑल्टरनेटिवली सॉलिड लिक्विड फ्यूल इसमें भरा होता है. अब देखो, आपके दिमाग में ये आनी चाहिए क्यूरियोसिटी कि व्हाई सॉलिड फ्यूल, व्हाई लिक्विड फ्यूल. दिस इज नॉट द डिस्कशन फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड, ये हम कभी और बात करेंगे. लेकिन जो GSLV है, वहां पे वी हैव सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक. और GSLV जो है ना, ये ज्यादा दूर तक जाता है. ये जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, दिस वाज वेरी मच रिक्वायर्ड अगर हमको स्पेस सेक्टर में ग्रो करना था. ठीक है, तो इंडिया वाज वंस डिनाइड द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने डेवलप द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इंडिजीनियसली. हमने इसको घर में ही इंडिजीनियसली प्रोड्यूस कर लिया. ठीक है, और उसके हेल्प से नाउ इंडिया इज लॉन्चिंग अ डजन्स ऑफ सैटेलाइट ईच एंड एवरी ईयर. और नॉट ओनली देयर ओन सैटेलाइट्स बट सैटेलाइट्स ऑफ सम स्मॉलर नेशंस. And not only the satellite of some smaller nation, but also of bigger nations such as USA, France वगैरह वगैरह. रीजन ये है ना, क्योंकि इंडिया में जो लॉन्चिंग का कॉस्ट है वो बहुत कम है. ठीक है, इसीलिए बहुत बार बहुत जो मेजर प्लेयर्स है ना, वो अपने सैटेलाइट को इंडिया से लॉन्च करा. ठीक है, गेटिंग द पॉइंट. अब एक छोटा सा फैक्टॉइड अगर आप दे सको तो, जैसे इसरो इज द ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद द स्पेस रिसर्च. ठीक है, एज अप टिल अभी तक उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 450 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिया है, इन विच आउट ऑफ दिस 450 सैटेलाइट्स 269 सैटेलाइट्स जो हैं ये फॉरेन नेशंस के हैं. तो देखो इंडिया का जो ग्लोबल क्लाउड है वो कितना बढ़ गया है. दिस विल बी योर स्मॉल इंट्रोडक्शन. अब आगे में जो आपका अगला हेडिंग होगा, दैट इज स्पेस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. ठीक है, स्पेस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. चलो, इसमें सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इंडिया हैज गॉट इनहेरेंट इंटरेस्ट. इंडिया को इनहेरेंट इंटरेस्ट है इन साइंस, डिफेंस वगैरह वगैरह. गेटिंग द पॉइंट. उसके बाद में और क्या स्पेस अपॉर्चुनिटीज है. दिस इज अ वेरी बिग मार्केट. ठीक है, एंड इंडिया वांट्स टू टैप दिस मार्केट. और ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्यों है,
क्योंकि इंडिया जो है दिस हैज अ लो कॉस्ट लॉन्चिंग फैसिलिटी, हम बहुत ही कम कॉस्ट में लॉन्च करते हैं। इंडिया हैज ऑल्सो गॉट सफिशिएंट मैन पावर एंड पॉलिटिकल विल फॉर द सेम। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल दे दो मार्स मिशन के बारे में। ये एक डेटा हम बहुत बार सुनते हैं ना कि कोई हॉलीवुड मूवी है उसको बनाने में ज्यादा खर्च हुआ था, उससे कम में हमने मार्स मिशन को लॉन्च कर दिया। राइट, इट यहाँ लिखो। उसके बाद कैसे अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट ने एक अभी नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया है बाय द नेम ऑफ इन स्पेस। अब ये इन स्पेस क्या करेगा, दिस इन स्पेस इज बेसिकली फॉर्मुलेटेड टू assess the need of the private player, assess the need and demand of the private player। ठीक है, देख रहे हो आप किस तरीके से हम जो है इन अ वे वी आर ट्राइंग टू डिसइन्वेस्ट, या फिर जो गवर्नमेंट है वो स्पेस सेक्टर में थोड़ा बहुत प्राइवेट एंगेजमेंट को स्टार्ट कर रही है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद फॉर इंडियाज ओन सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स, इंडिया के खुद के सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स के लिए, फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जैसे कारगिल वॉर में, जहां पे इंडिया ने यूएसए से कुछ जीपीएस कोऑर्डिनेट्स मांगे थे, लेकिन यूएसए ने हमको कन्वीनियंटली डिनाई कर दिया उस टाइम। आज इंडिया ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है विच गोज बाय द नेम ऑफ नाविक और IRNSS। तो दीज आर समथिंग जो कि हमको ये बता रहे हैं कि कैसे इंडिया जो है वो स्पेस सेक्टर में अपने कंट्रीब्यूशन को और इंक्रीज करना चाह रहा है, एंड हाउ this is advantageous for India and India as a responsible player also has some stake in it। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं where we talk about the advantages of space exploration। क्या क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहला एडवांटेज तो देखो क्या है, दिस लीड्स टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। ये नया टेक्नोलॉजी को जन्म देता है, न्यू टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। देखो सबसे पहले अगर हमारा स्पेस प्रोग्राम नहीं होता तो हमारे पास में जीपीएस, जीपीएस से ज्यादा अच्छा बोलना होगा नाविक, क्योंकि हम इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे। हमारे पास में हमारा नेविगेशन सिस्टम नहीं होता, हमारे पास में सोलर सेल नहीं होते, हमारे पास में और भी जैसे देखो सोलर सेल बेसिकली क्यों डेवलप हुआ था, थोड़ा सा हिस्टोरिसिटी जानो। मान के चलो कि हमने कोई सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया स्पेस में, अब ये सैटेलाइट जो है ये स्पेस में सालों तक घूमते रहता है। हमने इसको इंडिया छोड़ो, हमने इसको अर्थ से कुछ फ्यूल देके भेजा, ये फ्यूल की कुछ लिमिट होती है, कभी ना कभी तो ये फ्यूल एग्जॉस्ट होगा। इसलिए हमने क्या दिमाग लगाया कि क्यों ना कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए वेयर दिस सैटेलाइट इज यूजिंग द एनर्जी ऑफ सन, जिसके चलते देयर वाज एन रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ सोलर सेल, सोलर पैनल, फोटोवोल्टिक सेल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद में अभी बहुत सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन से न्यू मेडिकल टेक्नोलॉजीज आर आल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड। अब हम मेडिकल फील्ड में भी चाह रहे हैं कि हम कुछ नया एक्सप्लोरेशन करें। गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद में these could also save lives from the impacts of asteroid। देखो एस्टेरॉइड जो है ना वो बेसिकली स्पेस में घूमते रहते हैं, कभी ऐसा होगा कि कुछ एस्टेरॉइड आके इंडिया में हिट कर जाए, इससे हमको लॉस ऑफ मैन एंड मनी होगा। लेकिन क्योंकि अब हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन किया है तो हमको पता चल गया कि कब एस्टेरॉइड कहाँ आके हिट करेगा। उसके बाद अभी वर्ल्ड जो है ना दे आर प्लानिंग टू मेक सम डिवाइसेस जो कि इस एस्टेरॉइड से हमको बचा सके। ठीक है, तो एक डार्ट सिस्टम है, ये आप लोग अपने एंड पे पढ़ना। ये एक्सप्लोरेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन का ही एक तरीके से देखा जाए तो रेमिनेंट है कि हम एस्टेरॉइड से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तीसरा एस्पेक्ट देखो आप, कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन किसका? देखो कोलोनाइजेशन इन जनरल इज अ नेगेटिव वर्ड, लेकिन यहाँ पे कोलोनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। हम दूसरे सोलर बॉडीज पे जाके देख रहे हैं वहां पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि मान के चलो इन इवेंचुअलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ which should have an alternative viable position, कि चलो ठीक है तुम वहां पे जाके पूरी ह्यूमैनिटीज को बसा लेना। गेटिंग द पॉइंट। फिर देखो आप, फोर्थ है स्पेस माइनिंग। स्पेस माइनिंग क्या होता है? देखो सबसे पहले तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है द स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग, रिसोर्सेज पे स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है। तो अब अर्थ पे ही हम नहीं देख रहे हैं कहाँ पे और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है, हम बाकी दूसरे प्लैनेट्स पे भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वहां पे हमें क्या रिसोर्सेज मिल सके और हम किस तरीके से उसको इकोनॉमिकली यूज कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस है जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ में कोरिलेट करते हैं, बट इट ऑल्सो हैज सम डिसएडवांटेजेस, कुछ बुराइयां भी हैं इनमें। देखो क्या बुराइयां। देखो आप अपने आंसर को ना इंडिया के एस्पेक्ट में देखो। ठीक है, तो आपके लिए बहुत सिंपल होगा। सबसे पहले केस ऑफ स्पेस डेब्री,
इसको बहुत लोग स्पेस पोल्यूशन का भी नाम देते हैं। अब ये स्पेस डेब्री क्या होता है? देखो, जैसे ही हमने सैटेलाइट कोई भी छोड़ा तो वो सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है। कुछ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में जब उस सैटेलाइट की यूटिलिटी खत्म होती है तो भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते इमेमोरियल टाइम तक रोटेट करते ही रहता है, करते ही रहता है। अब मान के चलो आप कि ये एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट पे मैंने एक सैटेलाइट को भेजा, ठीक है, फिर मैंने दूसरे सैटेलाइट को भेजा, फिर तीसरे सैटेलाइट को, फिर चौथे, फिर पांचवें सैटेलाइट, ये यहीं पर रिवॉल्व करते जा रहे हैं। क्या कोई इवेंचुअलिटी ऐसी आ सकती है जहां पे ये दो सैटेलाइट आपस में कोलाइड हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। और एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है केसलर सेंडो, केसलर, और इन्होंने एक फेनोमेना की बात की है जो है केसलर सेंडो। इन्होंने बोला है कि स्पेस डेब्री की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि फ्यूचर में क्या होगा कि ये डेब्री आपस में कोलाइड करेंगे। जैसे मान के चलो ये एक डेब्री है, ये एक डेब्री है, आपस में कोलाइड करे, ये दो बन गया, ये दो बन गया, ये फिर आपस में कोलाइड करेंगे तो ये चार बन जाएंगे, ये चार बन जाएंगे। उन्होंने इसको नाम दिया केस्लर सिंड्रोम। ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही हार्मफुल हो सकती है फ्यूचर के लिए। इट इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर, especially in the case of India, where we are not able to meet other socio-economic goals. चलो हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें, इतने एडवांस साइंसेस की बात कर रहे हैं, where still we have 30% of the people living below the poverty line. 30% of your population in children under 5, they are stunted. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग हमेशा अबव 100 होती है। सो व्हाट इज दिस? जब आप ये सोशो इकोनॉमिक गोल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, देन व्हाई टू स्पेंड इन स्पेस मिशंस? गेटिंग द पॉइंट? उसके बाद में फ्यूटिलिटी ऑफ मेनी मिशंस। बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोरेशन होते हैं जिनका की कोई यूटिलिटी नहीं होता है, जो कि हमने वहां छोड़ा स्पेस में, और बाकी वो स्पेस में जाके लॉस हो गए। और अगर उन्होंने कुछ डेटा भेजा भी, देन दैट डेटा इज नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर अस, ठीक है। स्पेस ट्रैवल बाय ह्यूमन बींग्स कैन बी वेरी डेंजरस। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो कल्पना चावला जी का, ठीक है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स, पीपल मे डाई ओवर देयर, दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में स्पेस एक्सप्लोरेशन में वी आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने कोई लॉन्च व्हीकल है, वो मैंने स्पेस में भेजा, कोई अननोन रेडिएशन इसने ट्रैप कर लिया और फिर इसने इसको अर्थ पे ले आया। वी डोंट नो वेदर दैट रेडिएशन इज हार्मफुल और यूजफुल। हो सकता है दैट रेडिएशन में बी द कॉज फॉर एंडिंग द एंटायर ह्यूमन रेस फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये बस खाली रेडिएशन के लिए ट्रू नहीं है, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल लाइफ फॉर्म्स। अगर आप स्पेस में गए, हो सकता है कि आप कोई अजीब सा ही जीव जंतु वहां से उठा के ले आओ, विच में एंड लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन द कंक्लूजन, ठीक है। व्हाट यू कैन राइट इज that though space exploration has many disadvantages associated with it, but India has come up being a responsible player, ठीक है। यहां पे आप डील कर सकते हो कि दो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस इज अ रियलिटी in the present and in the future context. Weaponization of space is a reality in the present and in the future space. So India should try to utilize its credentials for disarming the space, and should try to work up a coalition in the United Nations for creating an established international agency which regulates the space. अभी तक कोई ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी नहीं जो कि स्पेस को रेगुलेट करे। तो इंडिया को दो चीजें करनी चाहिए, सबसे पहले स्पेस डिसआर्मामेंट की बात करनी चाहिए, और दूसरा कुछ एक ऐसा इंटरनेशनल बॉडी क्रिएशन की बात होनी चाहिए विच शुड रेगुलेट द स्पेस मैटर्स, ठीक है। सो आई होप आपने इस चीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। वी विल मीट नेक्स्ट डे विद वन मोर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।